हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट को रिवाइज कर रहे हैं समरी नोट्स से। आइए फर्स्ट पेज को देखिए। ये इस चैप्टर का ना फ्लो चार्ट है। सबसे इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है ना, जो एग्जाम में ज़्यादा आता है, वो है रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। और रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, प्राइमरी रूल्स और सेकेंडरी रूल्स। और दूसरा टॉपिक जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको बोलते हैं एड्स टू इंटरप्रिटेशन, यानी इंटरप्रिटेशन करने के लिए कुछ कंसेप्ट्स हेल्प करते हैं। वो दो टाइप के होते हैं, इंटरनल एड्स एंड एक्सटर्नल एड्स। तो एक एग्जाम ओरिएंटेड रिवीजन शुरू करते हैं। पहले रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी रूल हमारा फोकस होगा। नोट्स में आइएगा। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में प्राइमरी रूल्स ये वाले होते हैं दोस्तों, नाम याद करने की कोशिश कीजिए। रूल ऑफ लिटरल इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन एंड एडजुस्टिंग जेनेरिस। ये 6 प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है, और सेकेंडरी रूल्स जब मैं पढ़ाऊंगा तब कवर करूंगा। अब आइए एक एक करके ये 6 रूल्स ऑफ प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन कवर करते हैं हम। प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में सबसे पहला है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। इसका सिंपल भाषा में मतलब होता है कि लॉ में जो वर्ड जैसे लिखा है उसका जो लिटरल मीनिंग है उसी के अनुसार उसको समझना चाहिए। अगर लॉ की लैंग्वेज एम्बिगुअस नहीं है, अनएम्बिगुअस है, क्लियर है, सर्टन है, तो ये रूल को अप्लाई करना चाहिए। लॉ शुड बी रेड एज इट इज रिटन। पढ़ते हैं। वर्ड्स एंड सेंटेंसेस एंड फ्रेजेस ऑफ स्टैट्यूट शुड बी रेड इन देयर ऑर्डिनरी एंड नेचुरल ग्रामेटिकल मीनिंग। तो कोई भी वर्ड, सेंटेंस या फ्रेज को पढ़ते हैं तो उसको ऐसे पढ़ना चाहिए जो उसका ऑर्डिनरी मीनिंग इंडिकेट करे। ये फर्स्ट सेंटेंस होगा। सेकेंड सेंटेंस, व्हेन द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज प्लेन एंड अनएम्बिगुअस एंड इट हैज ओनली वन मीनिंग, देन द क्वेश्चन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैट्यूट डज नॉट अराइज। आपको उसको सिंपली इंटरप्रेट करना ही काफी होगा, कंस्ट्रक्शन करने तक की जरूरत नहीं पड़ती। कंस्ट्रक्शन करने का मतलब होता है कि जो लिखा है उसके आगे सोचना, तो आगे सोचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज द एक्ट स्पीक्स फॉर इट सेल्फ। एक्ट जो बोलना चाह रहा है वो ऑलरेडी बोल रहा है। अ वर्ड विच हैज डेफिनेट एंड क्लियर मीनिंग शुड बी इंटरप्रेटेड विद दैट मीनिंग ओनली। जो वर्ड डेफिनेट है, क्लियर है, उसको उसके मीनिंग के अनुसार इंटरप्रेट करना चाहिए। बस इतना मार्क करेंगे इसमें। बट अब एक बात समझिएगा, कभी कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि एक वर्ड की जो क्लियर मीनिंग नहीं हो या उसके मल्टीपल मीनिंग निकले, एम्बिगुअस हो, तब हम लोग को ये रूल अप्लाई नहीं करना है। समटाइम्स situation may arise when choice has to be made between two interpretations. One interpretation is narrow, other interpretation is wide. If the narrower interpretation will fail to achieve the object of law, then we should adopt the wider one. तो कभी कभी यूनिक सिचुएशन होती है कि कोई वर्ड के मीनिंग कुछ नैरो भी हो सकते हैं, कुछ ब्रॉड भी हो सकते हैं। बट अगर नैरो इंटरप्रिटेशन लेने से एक्ट का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा तो हमको ब्रॉड इंटरप्रिटेशन लेनी चाहिए। इसका एग्जाम्पल देखिए क्या दिया है। एज पर सेक्शन 102, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट ऑफ अ डायरेक्टर इज रिक्वायर्ड। यानी मीटिंग्स में डायरेक्टर को अपने इंटरेस्ट को डिस्क्लोज कर देना चाहिए, ऐसा कंपनी लॉ की सेक्शन 102 में लिखा है। Therefore, we have to interpret it in a broader sense. So, where the son or daughter or father or mother or brother or sister of the director is interested, then it should also be disclosed. तो यहाँ पे डायरेक्टर्स इंटरेस्ट वर्ड का मतलब थोड़ा एक्सटेंड करके लिया गया है। डायरेक्टर्स इंटरेस्ट वुड शुड इंक्लूड द डायरेक्टर्स रिलेटिव इंटरेस्ट ऑल्सो। और थर्ड रूल आप ध्यान रखेंगे कि if there is inconsistency with any expression with express intention of statute, then the grammatical sense must be modified to avoid inconvenience. अगर किसी
वर्ड के मीनिंग से लॉ का इंटेंशन पूरा नहीं हो रहा है, यानी लॉ के इंटेंशन और वर्ड के मीनिंग में इनकंसिस्टेंसी है, तो हमको लिटरल रूल नहीं अप्लाई करना चाहिए, यानी ग्रामेटिकल सेंस को अपने को मॉडिफाई करके सोचना चाहिए ताकि एक्ट के इंटेंशन से अलाइन हो जाए। एक छोटा सा केस लॉ है जिसमें आपको इतना याद रखना है कि बीटल लीव्स की सेल्स पर सेल्स टैक्स लगेगा कि नहीं, इसके ऊपर केस लॉ था। इन अ क्वेश्चन बिफोर कोर्ट whether the sale of betel leaves was subject to sales tax, it was held that betel leaves could not be given dictionary or technical or botanical meaning when the ordinary meaning is clear and unambiguous, therefore sale of betel leaves was liable to sales tax। ये MCQ वगैरह में आ सकता है, इसको आप जनरली मेन आंसर का पार्ट नहीं भी मानिए तो भी चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन। रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, इसके बारे में पहले ही बेसिक बता देता हूं। जब लिटरल रूल अप्लाई नहीं हो सकता, यानी वर्ड्स एम्बिगुअस हैं, अनसर्टन हैं, क्लियर मीनिंग नहीं दे रहे हैं, तभी रूल ऑफ रीजनेबल कंस्ट्रक्शन लगाया जाता है, और इसमें एक्ट का क्या इंटेंशन होगा उसके हिसाब से हम लोग मीनिंग असाइन करते हैं। इफ द लिटरल रूल ऑफ construction is decided to be followed, then it can result into absurd or unworkable conclusion. In such cases, the court is required to depart from literal meaning and adopt the construction which will enable to achieve the purpose of the lawmaker. यदि literal rule of interpretation apply करने पर absurd meaning निकल रहे हैं, तो ऐसे केस में कोर्ट लिटरल मीनिंग को अडॉप्ट नहीं करती और ऐसा कंस्ट्रक्शन अडॉप्ट करती है जिससे एक्ट का पर्पस पूरा हो। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, द वर्ड्स ऑफ स्टैट्यूट मस्ट बी कॉन्स्ट्रूड इन सच अ वे विच गिव्स अ सेंसिबल मीनिंग। तो वर्ड को वो मीनिंग असाइन करनी चाहिए जिससे सेंसिबल मीनिंग निकले। थर्ड पॉइंट, इफ टू मीनिंग्स आर पॉसिबल, देन one makes the statute absolutely vague and meaningless, and other gives certainty and meaningful interpretation. In such case, the latter interpretation should be followed. अगर दो इंटरप्रिटेशन किसी लॉ के पॉसिबल हैं और एक मीनिंग सेंसिबल इंटरप्रिटेशन नहीं दे रहा है, वेग और मीनिंगलेस मीनिंग दे रहा है, और दूसरा सर्टन और मीनिंगफुल इंटरप्रिटेशन दे रहा है, तो दूसरे वाले को अडॉप्ट करना चाहिए। इसमें छोटा सा केस लॉ है, उसमें यह डिसाइड हुआ था कि MOA should be read fairly in order to determine whether the transaction is intra-virus the objects of company. The object clause should be reasonably construed, neither with rigidity or flexibility. तो कोई जब भी हम लोग MOA पढ़ते हैं किसी कंपनी का, तो उसको फेयरली पढ़ना चाहिए, ये डिसाइड करने के लिए कि कोई ट्रांजैक्शन कंपनी के ऑब्जेक्ट क्लॉज के अंदर है कि नहीं। हमको ऑब्जेक्ट क्लॉज को बहुत फेयरली रीड करना चाहिए। इतने पॉइंट्स काफी होंगे। और रीजनेबल इंटरप्रिटेशन निकालने के समय हमको अडॉप्ट करना चाहिए एक्ट की पॉलिसी और एक्ट का ऑब्जेक्ट। जो इंटरप्रिटेशन एक्ट की पॉलिसी और ऑब्जेक्ट के अनुसार अलाइन होगा, वही इंटरप्रिटेशन को अडॉप्ट करना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन के ऊपर। अब नेक्स्ट, इसमें हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन कब लगता है बेटा, ये बहुत इजी है समझना। जब किसी एक्ट के दो अलग अलग प्रोविजंस ना एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करते हो, इनकंसिस्टेंसी हो, तो हमको ऐसा कोशिश करना चाहिए इंटरप्रिटेशन निकालने का कि दोनों प्रोविजंस कंप्लाइड विथ हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात। अगर वो ऐसा इंटरप्रिटेशन नहीं निकल सकता जिससे वो दोनों कंप्लाइड विथ हो, तो वो वाले इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए, उस सेक्शन को प्रिविलेंस देना चाहिए
जो लेटर बनाया गया है या लेटर अमेंड हुआ है, बस ये दो कंसेप्ट है। This rules become applicable when two or more sections in the same statute are conflicting with each other. Where in enactment two or more provisions cannot be reconciled with each other, they should be interpreted so as to give effect to all of them. ऐसी कोशिश करनी चाहिए. This is called rule of harmonious construction. इसका एक एग्जाम्पल दिया हुआ है पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट में सेक्शन 33 कहता था कि गवर्नमेंट सर्वेंट में नॉमिनेट अ कैंडिडेट सीकिंग इलेक्शन, यानी कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट एक इलेक्शन के कैंडिडेट को नॉमिनेट कर सकता है। और 123 कहता था कि गवर्नमेंट सर्वेंट इज नॉट एंटाइटल्ड टू असिस्ट अ कैंडिडेट इन इलेक्शन एक्सेप्ट बाय कास्टिंग हिज वोट। पर 123 एक नेगेटिव बात कहता था कि वो कैंडिडेट को असिस्ट नहीं कर सकता। तो एक बात लिखी थी नॉमिनेट कर सकता है, एक बात लिखी थी कि असिस्ट नहीं कर सकता। तो हम इसका इंटरप्रिटेशन ये निकालेंगे कि एक्ट इज इंटरप्रेटेड एज गिविंग पावर टू अ गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ वोटिंग एज वेल एज प्रपोजिंग एंड सेकेंडिंग अ कैंडिडेट। मतलब वोट कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, पर और किसी प्रकार की असिस्टेंस नहीं दे सकता। तो दिस इज अ एग्जांपल दैट हाउ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज डन। बट इफ इट इज इम्पॉसिबल टू अवॉइड द इनकंसिस्टेंसी, अगर ये इतनी कॉन्ट्राडिक्टरी बात लिखी है कि हम लोग उसका कॉमन मीनिंग नहीं निकाल सकते, देन द प्रोविजन विच वॉज इनेक्टेड और अमेंडेड लेटर मस्ट प्रिवेल। तो जो लेटेस्ट प्रोविजन है वो प्रिवेल करेगा। बट लास्टली फिर से द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन देयर इज रियल कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। व्हेन द वर्ड्स आर केपेबल ऑफ ओनली सिंगल मीनिंग, यानी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, देन द रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी फॉलोड। अब आते हैं दोस्तों अपन रूल ऑफ बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन पे। इसके दो तीन नाम हैं, बेनिफिशियल कंस्ट्रक्शन, हिडन्स रूल, पर्पसिव रूल या पर्पसिव कंस्ट्रक्शन, और एक मिसचीफ रूल। चार नाम है एक ही कंसेप्ट के। ये कब लगता है? वेयर द स्टैट्यूट, वेयर द लैंग्वेज यूज्ड इन स्टैट्यूट इज केपेबल ऑफ मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, देन दिस रूल शुड बी फॉलोड। दिस रूल इज known as purposive construction और mischief rule। वो इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट करना चाहिए जिससे एक्ट का पर्पस पूरा हो, मिसचीफ जिसको एक्ट रेमेडी करना चाहता था वो रेमेडी मिल जाए, और बेनिफिट मिले यूजर्स को, वो इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए। बट एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, फॉलोइंग फोर मैटर्स शुड बी कंसिडर्ड इन कंस्ट्रूइंग द एक्ट। कोई भी एक्ट को समझने के लिए, उसके इंटेंशन को समझने के लिए चार पॉइंट्स को कंसिडर करना चाहिए। व्हाट वाज द लॉ बिफोर द एक्ट, इस लॉ को, एक्ट के बनने के पहले क्या लॉ होता था। व्हाट वाज द मिसचीफ और डिफेक्ट फॉर विच द लॉ डिड नॉट प्रोवाइड, ऐसी कौन सी गड़बड़ी थी जिसके बारे में वो लॉ में प्रोविजन नहीं था पुराने लॉ में। व्हाट इज द रेमेडी दैट द एक्ट हैज प्रोवाइडेड, अब जो नया एक्ट आया है वो क्या रेमेडी प्रोवाइड कर रहा है, एंड व्हाट इज द रीजन ऑफ दैट रेमेडी, उस रेमेडी की वजह क्या है। ये चार सवालों के जवाब ढूंढने से ना हमको नए वाले एक्ट का इंटेंशन समझ में आता है। चारों पॉइंट रिवाइज कर रहा हूं। एक्ट आने से पहले क्या लॉ था, उस लॉ में क्या डेफिशिएंसी थी, मिसचीफ थी, फिर इस नए एक्ट ने क्या रेमेडी दी, और उस रेमेडी के पीछे क्या रीजन है। ये चार बातें डिसाइड करने से हमको लॉ का इंटरप्रिटेशन समझ में आता है, पर्पस समझ में आता है। This rule directs that the court must adopt that construction which shall suppress the mischief and advance the remedy। तो ये रूल कहता है कोर्ट को वो इंटरप्रिटेशन निकालना चाहिए जिससे जो डिफेक्ट है वो सप्रेस हो जाए, वो रिमूव हो जाए, और रेमेडी मिल जाए। इसको 1, इसको 2, इसको 3, लास्ट वाले को 4 करेंगे। दिस रूल is applicable only when the words used are ambiguous and capable of more than one meaning। तो ये तो पहली लाइन में लिखा था कि जब
एक्ट की लैंग्वेज क्लियर नहीं होगी तभी इसको अप्लाई करना है। एक छोटी सी बात एमसीक्यू के लिए दी हुई है कि अगर कोई एक्ट में किसी व्यक्ति को कोई काम करने बोला गया है तो वो सफिशिएंट कंप्लायंस माना जाएगा कि अगर वही काम उसके बिहाफ पे कोई व्यक्ति कर ले उसकी अथॉरिटी से। If something is required to be done by a certain person in a statute, then it will be sufficient compliance that if that work is done by some other person on his behalf by his authority. अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट रूल पे। रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन का नाम एक ही कंसेप्ट है कि ऐसे वर्ड्स, दो कंसेप्ट एक्चुअली, ऐसे वर्ड्स जो एक्ट के रियल ऑब्जेक्टिव को डिफीट करते हैं उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए, या ऐसे वर्ड्स जो कोई सेंस नहीं देते हैं उनको एलिमिनेट कर देना चाहिए। ये रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन है। इसके अंदर 6-7 एस्पेक्ट्स हैं, मे, शैल, एंड, और ये सब। दिस रूल स्टैंड्स फॉर एलिमिनेशन ऑफ वर्ड्स विच डिफीट द रियल ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूट और विच मेक्स नो सेंस। तो जो वर्ड्स सेंस नहीं देते, जो वर्ड्स से एक्ट का ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होता, उन वर्ड्स को एलिमिनेट कर देना चाहिए। एक और चीज़ है, ये वाला रूल कुछ वर्ड्स के कंस्ट्रक्शन को भी समझाता है। अब इसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। पहला एस्पेक्ट है कॉमन सेंस रूल। कॉमन सेंस रूल का मतलब है इफ नो सेंसिबल मीनिंग कैन बी फिक्स्ड टू अ वर्ड और इफ इट वुड डिफीट द रियल ऑब्जेक्ट ऑफ इनेक्टमेंट देन इट शुड बी एलिमिनेटेड। जैसे कि मैंने ऊपर आपको बोला, द वर्ड ऑफ अ स्टैट्यूट मस्ट बी सो कंस्ट्रूड विच शुड गिव सेंसिबल मीनिंग टू देम। वर्ड को इस प्रकार इंटरप्रेट या कंस्ट्रू करना चाहिए जिससे उसका सेंसिबल मीनिंग निकले। दूसरा आता है एंड और का रूल। याद रखिएगा, और को डिसजंक्टिव बोलते हैं और एंड को कॉन्जक्टिव बोलते हैं। नॉर्मली जहाँ पे और वर्ड यूज होता है वहाँ इसका मतलब होता है कि हम दो में से कोई भी एक चीज कर सकते हैं, उसको डिसजंक्टिव पढ़ा जाता है, और एंड को कॉन्जक्टिव, यहाँ पे दोनों चीजें करनी होती है। ये कॉमन सेंस रूल है। बट कभी कभी और और पढ़ने से इनसेंसिबल मीनिंग निकले, या एंड को एंड पढ़ने से इनसेंसिबल मीनिंग निकले और उल्टा पढ़ने से सेंसिबल मीनिंग निकले, तो उसको अडॉप्ट कर लेना चाहिए। वेयर द लिटरल रीडिंग ऑफ दिस वर्ड्स प्रोड्यूस एब्सर्ड रिजल्ट्स देन दे शुड बी रेड वाइस वर्सा। अगर हम लोग उसको लिटरली पढ़ने से एब्सर्ड मीनिंग निकल रहा है तो हमको उल्टा पढ़ लेना चाहिए। इन सच केस एंड विल बी रेड एज और एंड और विल बी रेड एज एंड। जैसे एक एग्जांपल एक केस लॉ में कैसा है, एक प्रोविजन में, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में प्रोविजन था कि एनी पर्सन हु अटेम्प्ट्स टू कमिट एन ऑफेंस और सॉलिसिट्स एनी अदर पर्सन टू कमिट एन ऑफेंस और एड्स और अबेट्स, और उसके बाद आखिरी में एंड लिख दिया, एंड डज एनीथिंग प्रिपेरेटरी टू द कमीशन ऑफ ऑफेंस विल बी पनिशेबल। तो अगर यहाँ पे हम लोग एंड पढ़ते ना तो बहुत एब्सर्ड मीनिंग निकलता, क्योंकि सारी कंडीशंस फुलफिल होने पर ही पनिशमेंट मिलती और एक आध कंडीशन फुलफिल होने पर पनिशमेंट नहीं मिलती, विच इज़ वेरी एब्सर्ड। इसीलिए एंड को और पढ़ा जाएगा। हियर द वर्ड एंड शुड बी रेड एज और। आइए नेक्स्ट रूल में पढ़ते हैं। मे, मस्ट और शैल की बात करते हैं। इसमें दो वर्ड होते हैं, डायरेक्टरी और मैंडेटरी। मैंडेटरी का मतलब जिसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है, और डायरेक्टरी का मतलब जिसको हम लोग सब्सटेंशियली भी फुलफिल कर लें तो पूरा हो जाएगा, ऑप्शनल टाइप का। इफ ए प्रोविजन इज मैंडेटरी then it must be strictly observed. But when it is directory, then it would be sufficient that it is substantially complied with. However, looking towards the substance, mandatory provision may be treated as directory and vice versa. तो normally
जो प्रोविजंस के साथ शैल लिखा होता है वो मैंडेटरी होते हैं, जिसके साथ मे लिखा होता है वो डायरेक्टरी होते हैं। बट कभी कभी एक्ट के सब्सटेंस को देख के, सिचुएशन को देख के, प्रैक्टिकल सेंस को देख के मे को शैल या शैल को मे पढ़ना चाहिए, यानी डायरेक्टरी प्रोविजन को मैंडेटरी और मैंडेटरी प्रोविजन को डायरेक्टरी पढ़ सकते हैं। अब इसमें एक रूल है, इफ अ प्रोविजन गिव्स पावर कपल्ड विद ड्यूटी, अगर किसी व्यक्ति को कोई पावर दिया गया है, जैसे कलेक्टर को पावर दिया गया है कि वो कभी भी शहर में कर्फ्यू लगा सकता है अगर अशांति फैले, तो ये पावर में ड्यूटी छुपी हुई है, तो उसको ड्यूटी माना जाएगा, देयरफॉर इट इज मैंडेटरी। अब आइए मे और शैल के बारे में पढ़ेंगे। इफ द वर्ड मे इज यूज्ड then generally the provision is directory. It means in order to interpret we have to consider the object and scheme of the act. Where the word may involves discretion coupled with obligation, then the word may should be interpreted as shall. मतलब अगर may वर्ड के साथ साथ ऑब्लिगेशन आ गई, जैसे मैं आपको भी एग्जांपल दे रहा था कि कलेक्टर ऑफ द सिटी में डिक्लेयर अ curfew if there is a dispute or there is a uh, uh, war going on in a city, तो यहाँ पे मे का मतलब ऑब्लिगेटरी पढ़ना पड़ेगा क्योंकि उसमें कर्फ्यू लगाना जरूरी है। सो वेयर द वर्ड मे इन्वॉल्व्स डिस्क्रिशन एज वेल एज ऑब्लिगेशन, तो उसको ऑब्लिगेशन ही पढ़ेंगे, तो इट विल बिकम मैंडेटरी, शैल पढ़ना पड़ेगा। When the order of the government confers a power on an authority in discharge of public duty, then the word may should be used as shall. वही मैं एग्जांपल दे रहा था आपको। जैसे एक और एग्जांपल है एसेंशियल कमोडिटी में, इफ सीज्ड कमोडिटी इज सब्जेक्ट टू स्पीडी डीके देन कलेक्टर मे डिस्पोज द गुड्स। तो यहाँ पे अगर खराब हो रहा है और डिस्पोज ऑफ करने के लिए मे लिखा है, तो ये तो ऑब्लिगेशन है ना, कॉमन सेंस की बात है कि उसको डिस्पोज ऑफ कर देना चाहिए, नहीं तो पैसे का भी नुकसान हो जाएगा। तो यहाँ पे मे को शैल पढ़ना चाहिए। अगला रूल है शैल का। When statute uses the word, generally it is mandatory. But looking towards the intention of legislature, if court finds that it would give some absurd result, then shall should be interpreted as may. अब इसका एक रूल है, कभी भी गवर्नमेंट के साथ अगर शैल वर्ड यूज हो तो उसको मे पढ़ना चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट कभी भी कोई भी चीज को करने के लिए ड्यूटी बाउंड नहीं होती। एग्जाम्पल, जनरली as against the government, the word shall, when used in statute, should be construed as may. Hence, a provision in a criminal nature that the offender shall be punished as prescribed. तो पनिशमेंट देने का काम गवर्नमेंट का है, तो शैल बी पनिश्ड को शैल नहीं पढ़ेंगे, मे बी पनिश्ड है, क्योंकि गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि पनिश करना है कि नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट के पास एग्जाम करने का भी पावर होता है। इन सच केस द गवर्नमेंट इज नॉट बाउंड टू पनिश हिम। But where a specific penalty is provided in statute itself for non-compliance, then the court has to take it as mandatory. अब आइए दोस्तों सिक्स्थ रूल में चलते हैं, रूल ऑफ एजुस्डेम जेनेरिस, विच इज इंपॉर्टेंट एज वेल एज इजी। ये तब लगाते हैं जब कोई प्रोविजन में स्पेसिफिक वर्ड्स यूज होते हैं, दो तीन, और उन स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद कुछ जनरल वर्ड यूज हो जाता है, तो जनरल वर्ड को भी उस प्रकार इंटरप्रेट किया जाता है जो कि स्पेसिफिक वर्ड के साथ अलाइन हो। The rule of adjusdem generis means where specific words are used and after those specific words some general words are used, then the general words would take their color from the specific words used earlier. Example, in the expression in consequence of war, disturbance or any other cause, इसमें war और disturbance specific words हैं और any other cause एक general word है। तो the word any other cause would take color from the words war and disturbance. तो जो दूसरी घटनाएं वॉर और डिस्टरबेंस जैसी होगी उसी को
एनी अदर कॉज मानेंगे। एक और एग्जाम्पल, वेयर द एक्ट परमिट्स कीपिंग ऑफ डॉग्स, कैट्स, काउस, बफेलोज एंड अदर एनिमल्स, द एक्सप्रेशन अदर एनिमल वुड नॉट इंक्लूड वाइल्ड एनिमल, but it would mean only domestic animal like horses. एक और एग्जाम्पल, वेयर देयर वॉज प्रोहिबिशन ऑन इम्पोर्टेशन ऑफ आर्म्स, एम्यूनिशन एंड गन पावर और एनी अदर गुड्स। तो यहाँ पे एनी अदर गुड्स का मतलब होगा कि जो आर्म्स, एम्यूनिशन और गन पाउडर जैसे हैजार्डियस सब्सटेंसेस। बट ये रूल तब एप्लीकेबल होता है एजुसडेम जेनेरिस का जब कई स्पेसिफिक वर्ड्स यूज हुए हों और वो स्पेसिफिक वर्ड्स सब एक ही क्लास ऑफ आर्टिकल्स को रिप्रेजेंट करते हों और उन स्पेसिफिक वर्ड्स के बाद एक जनरल वर्ड आ रहा हो और जो स्पेसिफिक वर्ड्स यूज हुए थे वो पूरी की पूरी कैटेगरी की लिस्ट को नहीं रिप्रेजेंट कर रहे थे, कुछ अधूरा था। बस फिफ्थ पॉइंट को क्रॉस कर सकते हैं। यहाँ पे आपके प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फिनिश होते हैं दोस्तों। सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पढ़ते हैं। इसमें 3 रूल्स हैं। एक का नाम है एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्ट्रस, एक का नाम है नॉसिटूर असोसिस, थर्ड का नाम है कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। नाम जितने टेक्निकल हैं मतलब उतना इजी है। एक पेज में तीनों समझाए हुए हैं। आइए नेक्स्ट पेज में। एक्सप्रेसियो यूनियस एस्ट एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस, इसका मतलब है कि अगर कोई लॉ को बनाने के सही टाइम पर किसी एक स्पेसिफिक थिंग पर फोकस किया गया है और उस क्लास के दूसरे थिंग्स के बारे में नहीं बोला गया है, तो इंटरप्रेट करने वाले को समझ जाना चाहिए कि वो अदर थिंग्स को एक्सक्लूड कर रहे हैं और जिस स्पेसिफिक थिंग को मेंशन कर रहे हैं वो उसी के ऊपर अप्लाई करवाना चाहते हैं। मैंने क्लास में ऐसे एग्जांपल दिया कि सपोज हमारी क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स पढ़ते हैं और मैं कोई भी चीज़ रूल बता रहा हूँ और स्पेसिफिकली बोल रहा हूँ दैट ऑल बॉयज शुड डू दिस, एवरीथिंग हैज़ टू बी दिस थिंग हैज़ टू बी डन बाय बॉयज़। तो क्लास ऑफ स्टूडेंट्स तो 2 हैं, बॉयज़ और गर्ल्स, और जब मैं स्पेसिफिक क्लास की बार बार बात कर रहा हूँ बॉयज़ की, तो ये आपको इंटरप्रेट कर लेना चाहिए कि मैं गर्ल्स को इंटेंशनली एक्सक्लूड करना चाहता हूँ। गलती से भी ये इंटरप्रेट नहीं कर देना चाहिए कि जो बॉयज़ के लिए रूल्स है वो गर्ल्स के लिए भी रूल होगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। This maxim means that the express mention of one thing implies the exclusion of another thing। यानी जब हम एक एक मैटर को या एक आइटम को एक्सप्रेसली बार बार यूज करते हैं और दूसरे आइटम को यूज नहीं करते हैं, तो इससे ये समझ जाना चाहिए कि दूसरा आइटम एक्सक्लूड करना चाहते हैं हम। इफ टू और मोर थिंग्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर क्लास आर मेंशन्ड, then the other members of that class are silently excluded। यानी एक पर्टिकुलर क्लास में बहुत सारी थिंग्स होती थी मान लीजिए, और लॉ बनाने वाले ने किसी स्पेसिफिक थिंग को ही मेंशन किया, 2 3 4 थिंग को मेंशन किया और आगे अदर्स नहीं लिखा, तो ये समझ जाना चाहिए कि जो अदर्स रह गए वो एक्सक्लूडेड है। जैसे इसी एग्जाम्पल में एक छोटी सी बात बोलता हूँ, मैं लिखूं अगर कि डॉग्स एंड कैट्स आर अलाउड इन अ थिएटर एज पर सर्टन एक्ट, डॉग्स एंड कैट्स आर अलाउड इन अ थिएटर, पर मैं डॉग्स कैट्स के साथ अदर सच एनिमल्स नहीं बोला, तो इससे ये समझना चाहिए कि मैं सारे डोमेस्टिक एनिमल्स को अलाउ नहीं करने वाला हूँ, सिर्फ डॉग्स और कैट्स को अलाउ करने वाला हूँ। उस क्लास की जो अदर थिंग्स हैं वो स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड मान ली जानी चाहिए। अदर थिंग्स बोल देता तो बात अलग हो जाती। नॉन एप्लीकेबिलिटी, ये रूल आप कब नहीं लगा सकते? व्हेन द मीनिंग इज क्लियर। इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज प्लेन एंड क्लियर देन देयर इज नो स्कोप फॉर एप्लीकेशन ऑफ दिस रूल। और दूसरा, अगर जो चीज एक्सक्लूड हुई है वो एक्सीडेंटली एक्सक्लूड हुई है ना, तो ये रूल नहीं लगाएंगे। एक्सीडेंटली एक्सक्लूड हुई है तो आपको उसको एक्सक्लूड नहीं मानना चाहिए, इंक्लूड करना चाहिए। ऑफन द एक्सक्लूजन ऑफ द थिंग इज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट where the draftman did not intend to exclude a particular thing but due to inadvertence it got excluded। तो अगर कोई चीज
गलती से छूट गई है ना, तो उसको छूटा हुआ नहीं मानेंगे, उसको इंक्लूड मानना चाहिए। ये आपको पहले ध्यान रखना। ये रूल अप्लाई कब कब कहाँ कहाँ होता है, उसका एग्जाम्पल, वेयर अ स्टैट्यूट सीक्स टू रेगुलेट लैंड एंड बिल्डिंग and then it makes provision for land without mentioning building, then it should be interpreted that the provision excludes building from its operation. एक्सेप्शनल केस बहुत कम होंगे बेटा, आप चाहो तो नॉन एप्लीकेबिलिटी पे कम ध्यान दो, पर जहां पे ये अप्लाई होगा ना उस पर ज्यादा ध्यान देना है और एग्जाम्पल भी उसी का कोट करना है। एक और एग्जाम्पल है इसका, सेंट्रल सेल्स टैक्स के एक प्रोविजन में सब सेक्शन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। पहले पार्ट में लिखा था टैक्स पेबल के बारे में और दूसरे पार्ट में लिखा था टैक्स एंड पेनल्टीज के बारे में। तो इट वॉज हेल्ड दैट द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सबसेक्शन वॉज नॉट एप्लीकेबल टू पेनल्टीज बिकॉज द वर्ड पेनल्टी हैज बीन स्पेसिफिकली एक्सक्लूडेड इन फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट पढ़ने के समय टैक्स पेबल शुड बी पेड विद इन दिस मच डेज, टैक्स पेबल शुड बी पेड बाय दिस डेट, ऐसा लिखा था। और एक सेकेंड पार्ट में लिखा था टैक्स एंड पेनल्टी शुड बी पेड लाइक दिस। तो ये माना गया था कि जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें स्पेसिफिकली टैक्स ही लिखा हुआ था, पेनल्टी नहीं लिखा हुआ था, तो वो वाला प्रोविजन पेनल्टी पे लागू नहीं होगा। नेक्स्ट में आते हैं बेटा। नेक्स्ट डॉक्ट्रिन है नॉसिटूर एसोसिस। इसका मतलब है कंस्ट्रक्शन ऑफ एसोसिएटेड वर्ड्स। इसमें बहुत इजी बेटा अपनी ऑब्जर्वेशन है कि कई बार एक ही वर्ड के दो डिक्शनरी मीनिंग होते हैं, तो हमको वो वर्ड का अभी कौन सा मीनिंग लगाना चाहिए, उसके लिए हमको आसपास के वर्ड्स को देखना चाहिए। जो आसपास के वर्ड्स है वो हमको इंडिकेट कर देते हैं कि हमको अपने वर्ड का क्या मीनिंग निकालना है। द फेमस एग्जाम्पल इज, इफ आई यूज द वर्ड प्लांट then it has two meaning. One plant is पेड़ों वाला and one plant is machinery वाला. So if I use the word plant and tree, then we will understand that which plant we are talking about. And if I use the word plant and machinery, then we will get the idea that which plant I am talking about. तो इसी को नॉसेटूर एसोसिस बोलते हैं। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द वर्ड शुड बी टेकन एज पर द अदर वर्ड विथ विच इट इज यूज्ड. It should be seen with the word with whose company it is used. So the meaning of the word is derived from the associated words. That is, the meaning of the word is to be judged by the company it keeps. ये डॉक्ट्रिन आपको लिखना है। If two or more words which are capable of various meanings कर देते हैं are grouped together, then they should be understood in a cognate sense, in a logical sense. They take color from each other and they are given similar or related meaning. Example, cosmetic, perfumery and toilet goods. The word perfumery can refer only to such articles of perfumery which are used as cosmetics and toilet goods. It cannot cover cooler perfumes और धूप और अगरबत्ती। देखो, कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट गुड्स जो होते हैं ना, वो इंसान की बॉडी पे अप्लाई होते हैं। तो परफ्यूमरी का भी वो मीनिंग लेना है, वो वाली परफ्यूम जो इंसान अपने शरीर पे लगाता है। जो कूलर पे या कमरे में अगरबत्ती वगैरह यूज होती है उसको परफ्यूमरी नहीं मानेंगे, जबकि जनरली परफ्यूमरी में वो भी होते हैं। बट अगर परफ्यूमरी वर्ड टॉयलेट गुड्स और कॉस्मेटिक्स के साथ यूज होगा ना, तो फिर जो नॉर्मल टॉयलेट दिस परफ्यूमरी गुड्स हैं, जो अगरबत्ती वगैरह, उसको शामिल नहीं माना जाना चाहिए। नेक्स्ट, the same words shall be given the same meaning in the same statute. अगर आप एक ही स्टैट्यूट पढ़ रहे हो और उसमें एक ही वर्ड बार बार यूज हो रहा है, तो जो मीनिंग आपने फर्स्ट टाइम यूज की है वही मीनिंग आपको दूसरे बार भी यूज करनी चाहिए सेम वर्ड की। बट इसके कुछ एक्सेप्शन है, जैसे वेयर द वर्ड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। एग्जाम्पल, द वर्ड प्लांट शेल बी गिवन अ डिफरेंट मीनिंग व्हेन कंस्ट्रूइंग विद द टर्म प्लांट एंड मशीनरी एंड कंस्ट्रूइंग विद द वर्ड प्लांट एंड ट्री। या फिर कभी कभी एक वर्ड की डेफिनेशन किसी स्टैट्यूट में किसी पर्टिकुलर सेक्शन के लिए ही दी हुई होती है, तो हमको उस वर्ड की वो मीनिंग उस सेक्शन तक यूज करनी है, दूसरे सेक्शंस में यूज नहीं करनी। वेयर द स्टैट्यूट डिफाइंस अ टर्म which applies to only to a particular section, then such definition cannot extend to other parts of the
other sections of the statute. ये डॉक्ट्रिन पढ़ते हैं बेटा, कंटेम्पोरेनिया एक्सपोजिशियो। ये डॉक्ट्रिन तब एप्लीकेबल होता है जब आप कोई ओल्ड लॉ को पढ़ रहे होते हो, कोई ओल्ड केस लॉ, कोई ओल्ड स्टैट्यूट को पढ़ रहे होते हो। और ये डॉक्ट्रिन सिर्फ इतना कहता है कि आपको ऐसे ओल्ड लॉज को इंटरप्रेट करने के लिए ये देखना चाहिए कि रिसेंटली का मतलब होता है कंटेम्प्ररी। रिसेंटली दूसरी अथॉरिटीज़ ने इस ओल्ड लॉ को कैसे इंटरप्रेट किया, जैसे उन्होंने रिसेंटली इंटरप्रेट किया होगा, यानी कंटेम्प्ररी अथॉरिटीज़ ने इसको जैसे इंटरप्रेट किया होगा, आपको उसको ऐसे ही इंटरप्रेट करना चाहिए, अनलेस इट इज़ वेरी इलॉजिकल। तो दिस मैक्सिम अप्लाइज ओनली where the language of the old statute is ambiguous, meaning this maxim means interpreting a statute by reference to the exposition का मतलब है by reference to the interpretation it has received from contemporary authorities, यानी जो recent authorities हैं, अभी की authorities हैं, उन्होंने इसको कैसे इंटरप्रेट किया। Where the language of the statute is ambiguous, the court should pay due regard to the interpretation which this language has received over a long period of time. Recently या लंबे समय से दूसरे अथॉरिटीज ने इसको कैसे इंटरप्रेट किया, उसको ड्यू रिगार्ड देना चाहिए। This maxim applies only to old statute. It would not apply to new statutes in first few years of its operations. दोस्तों रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन फिनिश होता है, अब हम लोग का एड्स टू इंटरप्रिटेशन शुरू हो रहा है, मतलब इंटरप्रेट करने के लिए हेल्प होती है कुछ, और वो एड्स दो टाइप की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल एड्स का मतलब होता है जो एक्ट के पार्ट्स होते हैं, जैसे कि प्रीएम्बल, सेक्शन, सबसेक्शन, टाइटल, मार्जिनल नोट्स, ये इलस्ट्रेशंस, ये सब इंटरनल एड्स कहलाती है। आइए पढ़ते हैं। The court, while interpreting a statute, may take help from various elements contained in the act itself. These elements are called internal aids of interpretation, जिसके अंदर टाइटल, प्रीएम्बल, हेडिंग, मार्जिनल नोट्स, सेक्शंस, क्लॉजेस, इलस्ट्रेशंस आते हैं। अब आइए एक एक के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। ये इजी है और इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर का ये वाला पार्ट। टाइटल किसे कहते हैं? टाइटल मतलब एक होता है लॉन्ग टाइटल, एक होता है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल जो होता है वो एक्ट का शॉर्ट में नाम होता है, जैसे अपन कंपनीज एक्ट 1956 या कंपनीज एक्ट 2014 को सिर्फ कंपनीज एक्ट कहते हैं, दैट इज शॉर्ट टाइटल। लॉन्ग टाइटल में एक्ट के बारे में एक सेंटेंस छोटा मोटा लिखा हुआ होता है। द शॉर्ट टाइटल ओनली आइडेंटिफाइज द इनेक्टमेंट, मतलब शॉर्ट टाइटल से सिर्फ एक्ट का नाम पता चलता है। लॉन्ग टाइटल डिस्क्राइब्स द इनेक्टमेंट, लॉन्ग टाइटल से थोड़ा एक्ट के बारे में विस्तार में पता चलता है। द लॉन्ग टाइटल इज ट्रीटेड एज पार्ट ऑफ एक्ट, सो वी कैन रिफर इट टू एसरटेन द स्कोप एंड ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, सो इट इज यूज्ड एज अ एड टू कंस्ट्रक्शन। फुल टाइटल, देखो ये एक्ट के फुल टाइटल ऑफ सुप्रीम कोर्ट advocates practice in high court act specify that this is an act to authorize the advocate of supreme court to practice in high court। तो कई बार एक्ट के ब्रैकेट में ना उनका नाम लिखा होता है, जैसे मैं आज ही आपको CS एग्जीक्यूटिव में ना मैं एक एक्ट पढ़ा रहा था, उसका नाम था इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट और ब्रैकेट में लिखा था स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट। तो ये जो स्टैंडिंग ऑर्डर वर्ड है ना, ये एक प्रकार से फुल टाइटल जो एक्ट है उसके ये समझा रहा है कि जो इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट, उसके अंदर सिर्फ स्टैंडिंग ऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे, बाकी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ेंगे। सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फुल टाइटल। नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रीएम्बल। प्रीएम्बल, एक चीज याद रखना, प्रीएम्बल किसी भी एक्ट के स्टार्टिंग में लिखा होता है, वो स्कोप, ऑब्जेक्टिव और पर्पस बताता है एक्ट का। अब दोस्तों प्रीएम्बल को पढ़ते हैं। द टर्म प्रीएम्बल इज द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ अ स्टैट्यूट, बस इतना याद रखना है आपको। द प्रीएम्बल एक्सप्रेसेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट।
मोर कॉम्प्रिहेंसिवली यानी मोर डिटेल में। द प्रियम्बल एक्सप्लेन्स द ग्राउंड ऑफ मेकिंग द स्टैट्यूट एंड द मिसचीफ टू बी रेमेडीड, यानी एक्ट को क्यों बनाया गया और वो कौन सी मिसचीफ को या कौन सी डिफेक्ट को दूर करने के लिए बनाया गया। प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ इनेक्टमेंट एंड इट कैन बी यूज्ड फॉर इंटरप्रिटेशन, यानी प्रियम्बल एक्ट का ही पार्ट है, उसको इंटरप्रिटेशन के लिए यूज कर सकते हैं। बट प्रियम्बल विल नॉट ओवरराइड द प्लेन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अगर एक्ट के प्रोविजन क्लियर हैं, लिटरल मीनिंग उनका सिंगल मीनिंग ही निकल रहा है, तो प्रियम्बल की हेल्प नहीं लेनी है इंटरप्रेट करने के लिए। हमारे को प्रियम्बल की हेल्प तभी लेनी है जब एक्ट का प्रोविजन क्लियर नहीं हो। If the wording of the statute gave rise to doubts as to proper construction, then preamble ought to be referred. It can only be used when the language of the statute is not clear. However, it cannot override the provisions of the act. तो ये वाला पॉइंट पढ़ने से इनफ है, ऊपर वाला नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा। इसमें ये एग्जाम्पल को रहने दीजिए। नेक्स्ट कंसेप्ट में आइए, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर। क्या होता है ना बेटा, एक्ट में कई सेक्शंस अगर एक ही एरिया को डील करने वाले होते हैं ना, तो उन सारे सेक्शंस को ग्रुपिंग करके चैप्टर बोला जाता है। तो उन चैप्टर्स की जो हेडिंग होती है वो भी इंटरप्रिटेशन करने में हेल्प कर सकती है। वी वुड जनरली फाइंड दैट नंबर ऑफ सेक्शंस एप्लीकेबल टू पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आर ग्रुप्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ चैप्टर, और उसकी उन चैप्टर्स की एक हेडिंग होती है। These headings can be used for the purpose of interpretation of the act. We must note that heading to one group of section cannot be used to interpret another group of sections. तो वो जो interpretation heading से आप करना चाहते हैं वो सिर्फ उसी ग्रुप ऑफ सेक्शंस में अप्लाई कर सकते हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ सेक्शंस में अप्लाई नहीं कर सकते। अब आता है मार्जिनल नोट्स। मार्जिनल नोट्स का मतलब होता है कि जो छोटी छोटी टेक्स्ट पेज के टॉप में लिखी हुई होती है, मार्जिन्स में लिखी हुई होती है। मार्जिनल नोट्स आर दोज नोट्स विच अपीयर इन द मार्जिन ऑफ स्टैट्यूट। उसमें सेक्शन का टाइटल लिखा होता है। मार्जिनल नोट्स मींस टाइटल टू द सेक्शन, यानी सेक्शन किस बारे में डील कर रहा है वो लिखा होता है। और जब पार्लियामेंट में एक्ट पास होता है ना, तो ये मार्जिनल नोट्स को पेज के बीच में नहीं लिखा जाता है, पेज के टॉप में लिखा जाता है। और ऑथर लोग मार्केट में जब पब्लिशर लोग बुक प्रिंट करते हैं ना, तो उसको मार्जिनल मार्जिन्स में नहीं छाप के पेज के बीच में ही छाप देते हैं। इन द ओरिजिनल एक्ट्स these are printed in the margin, but in the text published by a private publisher these are usually printed at the top of section itself. It is an indication as to what exactly was the mischief that was intended to be remedied. तो इससे भी पता चलता है कि कौन से प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहता था सेक्शन। बट मार्जिनल नोट्स को ना आप यूज नहीं कर सकते सेक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए, ये एक जनरली हेल्ड व्यू है। और थोड़ा सा अलग से याद रखना पड़ेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी मार्जिनल नोट्स का यूज होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने के लिए मार्जिनल नोट्स को यूज कर सकते हैं। तो नॉर्मल एक्ट में मार्जिनल नोट्स को इंटरप्रेट करने के लिए यूज नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन में यूज कर सकते हैं, एमसीक्यू बन सकता है इससे। अब आते हैं डेफिनेशनल सेक्शंस। हर एक्ट में कुछ सेक्शंस ऐसे होते हैं, नॉर्मली सेक्शन 3 में होता है ये, जहाँ पे, या सेक्शन 2 में, जहाँ पे एक्ट के डेफिनेशंस दिए होते हैं। इन एवरी स्टैट्यूट देयर इज अ इंटरप्रिटेशनल क्लॉज और डेफिनेशनल सेक्शंस। जो सेक्शन 2 है जहाँ पे सारी डेफिनेशंस एक साथ समाई हुई होती है, उसको इंटरप्रिटेशन क्लॉज भी कहते हैं। इट कंटेन्स द डेफिनेशन ऑफ वेरियस वर्ड्स यूज्ड इन द बॉडी ऑफ द स्टैट्यूट। उसमें एक्ट के सभी वर्ड्स की डेफिनेशन दी हुई होती है। व्हेन द वर्ड इज डिफाइंड इन सच अ क्लॉज, then the interpreter is bound to interpret the words strictly as per the definition given in the act. अगर कोई वर्ड स्टैट्यूट में डिफाइंड है तो हमको उस वर्ड को पूरे एक्ट को इंटरप्रेट करने के समय उसी मीनिंग को असाइन करना पड़ेगा। हम कोई जनरल मीनिंग या डिक्शनरी मीनिंग या जनरल क्लॉज एक्ट की मीनिंग असाइन नहीं कर सकते। द कोर्ट शुड नॉट इग्नोर द स्टैट्यूटरी डेफिनेशन।
और डेफिनेशन कॉस्ट बनाया क्यों जाता है? ताकि सेम वर्ड्स को बार बार डिफाइन ना करना पड़े अलग अलग सेक्शंस में, और जो ऑर्डिनरी मीनिंग है उस वर्ड की उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए। अगर लॉ मेकर को ऑर्डिनरी मीनिंग नहीं पसंद है तो वो ऑर्डिनरी मीनिंग को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए डेफिनेशन क्लॉज में डेफिनेशन डालता है, और एक ही बार में डेफिनेशन डालने से वो वर्ड जब जब बार बार अपीयर होता है तो उसके मीनिंग अलग अलग नहीं निकाले जाए, इसके लिए डेफिनेशन क्लॉज बनाई जाती है। अब डेफिनेशन क्लॉजेस कितने टाइप के होते हैं? तो एक होता है रिस्ट्रिक्टिव एंड एक्सटेंसिव। रिस्ट्रिक्टिव मतलब जो मीन्स से शुरू हो, और एक्सटेंसिव मतलब जो इंक्लूड से शुरू हो। When a word mean is used, then the definition is restrictive as well as exhaustive. But where the word include is used, then the definition is extensive. जब कोई वर्ड means as well as includes दोनों यूज होता है तो means की जीत होती है, मीन्स माना जाता है, तो डेफिनेशन को एग्जॉस्टिव माना जाता है। एग्जॉस्टिव मतलब वही रिस्ट्रिक्टिव। और अगर ये वर्ड यूज हुआ हो टू अप्लाई टू एन इंक्लूड, तो इंक्लूड वर्ड की जीत होती है, डेफिनेशन बन जाती है एक्सटेंसिव। और अगर डीम्ड टू इंक्लूड वर्ड यूज हुआ है तो फिर से उसको इंक्लूसिव यानी कि एक्सटेंसिव ही मानेंगे, एक्सटेंसिव ही मानेंगे। ये एमसीक्यू में आ सकता है। एम्बिगुअस डेफिनेशन, कभी कभी एक्ट में वर्ड्स की डेफिनेशन में कोई क्लियर मीनिंग नहीं होता, उस समय क्या करना चाहिए? समटाइम्स द डेफिनेशन में itself be ambiguous. In such case it may be interpreted looking towards the other provisions of the act and having regard to the ordinary meaning of the word defined. उस केस में आप ordinary meaning को यूज कीजिएगा, अडॉप्ट कीजिएगा इंटरप्रेट करने के लिए। सच टाइप ऑफ डेफिनेशन इज नॉट टू बी रीड इन आइसोलेशन, उसको अकेले में मत पढ़िए, उसको एक्कम्पनिंग प्रोविजंस के साथ पढ़ना चाहिए कॉन्टेक्स्ट में। अब आते हैं इलस्ट्रेशंस पे। कई बार एक्ट में सेक्शंस के साथ साथ खुद ही इलस्ट्रेशन दिए होते हैं, वो एक्ट के सेक्शन को समझाते हैं। समटाइम्स illustrations are given below the sections to clarify the legal concept, but illustrations do not form part of the statute. They play limited role. The same cannot expand or curtail the scope of section. तो उसका बहुत लिमिटेड रोल है। सेक्शन को इंटरप्रेट करने के लिए इलस्ट्रेशन को बेस नहीं बनाया जा सकता। बस इतना ही पढ़ेंगे समरी में। प्रोविजो की बात करते हैं। प्रोविजो मतलब कुछ एक्सेप्शनल बातें। द नॉर्मल फंक्शन ऑफ प्रोविजो इज टू एक्सेप्ट समथिंग। एक्सेप्ट मतलब एक्सक्लूड करना, कोई चीज को एक्सक्लूड करना होता है तो प्रोविजो वर्ड यूज होता है। और टू क्वालिफाई समथिंग स्टेटेड इन द इनेक्टमेंट which would be within its purview if the proviso were not there. qualify वर्ड का मतलब भी रिमूव होता है। तो जब कोई सेंटेंस लिख दिया जाता है और ऐसा लगता है कि वो सेंटेंस कई चीज़ों पर एप्लीकेबल होगा, तो और लॉ मेकर नहीं चाहता कि वो सभी के ऊपर अप्लाई किया जाए, तभी वो प्रोविजन डाला जाता है, प्रोविजो डाला जाता है, ताकि जिस जिस पे वो लॉ को अप्लाई नहीं करना है वो एक्सक्लूड कर लिया जाए। आई रिपीट, जब कोई लॉ बनाया जाता है, जैसे कंपनी लॉ में मान लीजिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट की डेफिनेशन की बात करें, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है नॉर्मली। फिर वहाँ प्रोविजो में लिखा हुआ है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट नहीं होते मैंडेटरी 1% कंपनी और स्मॉल कंपनी के लिए। तो जब कोई प्रोविजन लिख दिया जाता है, जब कोई लॉ लिख दिया जाता है और हमको वो लॉ किसी ना किसी के लिए एग्जेम्प्ट करना होता है, तो प्रोविजो का यूज किया जाता है। प्रोविजो डालने से वो लॉ की एप्लीकेबिलिटी लिमिटेड हो जाती है। प्रोविजो इज एडेड टू एन इनेक्टमेंट टू क्रिएट एन एक्सेप्शन टू व्हाट इज रिटन इन द इनेक्टमेंट। तो कानून में जो लिखा है, अगर हमको उसको किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करना है तो प्रोविजो डाला जाता है। अब प्रोविजो टू अ पर्टिकुलर सेक्शन कार्व्स आउट एन एक्सेप्शन, मतलब क्रिएट्स एन एक्सेप्शन। वही बात रिपीट लिखी हुई है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, सेक्शंस के नीचे जो एक्सप्लेनेशन कई बार लिखे होते हैं उसकी बात करेंगे। तो एक्सप्लेनेशन इज एडेड टू अ सेक्शन टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट ऑफ द सेक्शन। तो सेक्शन में जो लिखा हुआ है उसको फर्दर एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेनेशन डाला जाता है।
पर कभी कभी एक्सप्लेनेशन में कुछ नई बातें भी डाल दी जाती है और कुछ चीज़ें एक्सक्लूड भी कर दी जाती है. एन एक्सप्लेनेशन मे बी एडेड टू इंक्लूड समथिंग or to exclude something from it. An explanation should normally be so read to harmonize with the main section. कभी भी explanation को ऐसे पढ़ना चाहिए कि वो main section से बाहर ना चला जाए. It should not be construed to widen the ambit of section. उससे कभी भी section का scope बढ़ नहीं सकता. समझने में यूज होता है, बढ़ नहीं सकता. और एक्सप्लेनेशन के यूज होते हैं कि वो मीनिंग समझाता है और इंटेंशन बताता है लॉ मेकर का. वो एडिशनल सपोर्ट देता है एक्ट के ऑब्जेक्ट को. वो मिसचीफ को सप्रेस करने की कोशिश करता है और वेगनेस यानी कि कंफ्यूजन को क्लैरिफाई करने की कोशिश करता है. अब आते हैं दोस्तों एक्ट में दिए हुए शेड्यूल्स के ऊपर. आप जानते होंगे कि एक्ट में कई बार कई लिस्ट होती है, वो शेड्यूल्स में दी रहती है. जैसे कंपनीज एक्ट में शेड्यूल 2 में डेप्रीशिएशन के बारे में लिखा है, शेड्यूल 3 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोफॉर्मा के बारे में लिखा है, शेड्यूल 8 9 बहुत सारे डिविडेंड वगैरह के ऊपर. तो शेड्यूल में लिस्ट दी हुई होती है कोई भी चीज़ की. द शेड्यूल्स फॉर्म पार्ट ऑफ द एक्ट, देयरफॉर इट मस्ट बी रेड टुगेदर विद द एक्ट. हाउएवर द एक्सप्रेशन इन द शेड्यूल कैन नॉट प्रिवेल ओवर द एक्सप्रेशन इन द इनेक्टमेंट. तो कल को शेड्यूल में और सेक्शन में कोई बात लिखी हो और वो कॉन्ट्राडिक्टरी हुई ना, तो सेक्शन में लिखी हुई बात प्रिवेल करेगी, शेड्यूल में लिखी हुई बात प्रिवेल नहीं करेगी. उसके बाद लास्ट कंसेप्ट, रीड द स्टैट्यूट एज अ होल. जब भी लॉ को पढ़े तो सारा का सारा प्रोविजंस को पढ़ना चाहिए. और कभी कभी क्या होता है, एक ही मैटर के बारे में दो तीन अलग अलग सेक्शन में लिखा होता है. तो सभी सेक्शन में जो किसी मैटर के बारे में लिखा है उसको पूरा पढ़ने के बाद ही कंक्लूजन में पहुंचना चाहिए. किसी भी सेक्शन को आइसोलेशन में नहीं पढ़ना चाहिए. इट इज़ अ बेसिक प्रिंसिपल दैट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट शुड बी मेड of all the parts taken together and not of one part only. The deed must be read as a whole to ascertain the true meaning of its several clauses. डीड को भी पूरा पढ़ना चाहिए, ताकि ये डीड मतलब सेकंड बात हो गई. कोई अग्रीमेंट को अगर आप पढ़ रहे हो तो उसके सारे क्लॉजेस पढ़ लीजिए, उसके बाद आपको ट्रू मीनिंग पता चलेगा किसी भी प्रोविजन का. एंड द वर्ड्स ऑफ ईच क्लॉज शुड बी सो इंटरप्रेटेड सो एज टू ब्रिंग देम इनटू हार्मनी विद अदर प्रोविजंस. ऐसे रीडिंग करना चाहिए हर क्लॉज को कि वो दूसरे क्लॉज के साथ हार्मोनाइज करे. एक्ट में भी ऐसे ही पढ़ना पड़ता है. यहाँ पे अपना फिनिश होता है इंटरनल एड्स, यानी कि प्रीएम्बल, टाइटल, सेक्शन, सम दिस डेफिनेशनल क्लॉजेस, शेड्यूल्स, इलस्ट्रेशंस, ये सारा. अब आते हैं दोस्तों जो एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है उसमें इंटरनल एड हमने कंप्लीट किया है. एक्सटर्नल एड पे आते हैं. एक्सटर्नल एड में जो फेमस टॉपिक्स हैं वो है हिस्टोरिकल सेटिंग, ये पढ़ेंगे. प्रीवियस लॉज भी कभी कभी हेल्प करते हैं. यूसेजेस मतलब पुराना ट्रेडिशन, अर्लियर एक्ट्स एंड लेटर एक्ट्स, फिर डिक्शनरी डेफिनेशन और लास्ट में यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन. सबके ऊपर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं. एक बार पढ़ते हैं. हिस्टोरिकल सेटिंग. The history of external circumstances which led to the enactment is important in construing the enactment. इसका मतलब कि कोई भी एक्ट को बनाने से पहले जो सर्कमस्टांसेस हुआ करते थे उसका इतिहास जानना, उसकी हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है. उससे भी हमको एक्ट के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में मदद मिलती है. We have to take the help from all the historical facts which are necessary in understanding the subject matter and the scope of act. जैसे मैं कई बार समझाता हूँ कि अगर अपने को कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना है तो कॉन्स्टिट्यूशन में कोई भी आर्टिकल को पढ़ने के समय हमको वो आर्टिकल इंट्रोड्यूस क्यों किया गया, उसके पहले क्या सिचुएशन थी, ये जानना जरूरी होता है. उससे हमको आर्टिकल के लैंग्वेज को इंटरप्रेट करने में हेल्प मिलती है. और एम्बिगुअस अगर आर्टिकल की लैंग्वेज है तो सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इंटरप्रेट करने में हेल्प मिलती है दोस्तों. तो हिस्ट्री इन जनरल एंड पार्लियामेंट्री हिस्ट्री इन पर्टिकुलर आर रेलेवेंट इन इंटरप्रेटिंग एन एक्ट. यानी एक नॉर्मल इतिहास और जो पार्लियामेंट में डिस्कशन हुए थे, पार्लियामेंट में जो बहस हुई थी, ये बहुत काम आती है कोई भी एक्ट के प्रोविजन को इंटरप्रेट करने में. आगे बढ़ते हैं. कंसोलिडेटिंग स्टैट्यूट्स. कई बार क्या होता है कि कोई एक्ट बनता है
और वो एक्ट ना दो या दो से ज़्यादा इनेक्टमेंट्स को कंसोलिडेट करने के लिए बनता है। तो ऐसे एक्ट्स को इंटरप्रेट करने में जो पुराने एक्ट्स थे जिनको कंसोलिडेट किया गया है उसके प्रोविजन भी पढ़ने में मदद होती है बेटा। तो द प्रियम्बल टू मैनी स्टैट्यूट्स कंटेन एक्सप्रेशन सच एज एन एक्ट टू कंसोलिडेट द प्रीवियस लॉ। जैसे कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा होता है टू एक्ट टू कंसोलिडेट द कंपनीज लॉ ऑफ 1956 ऑफ दिस ऑफ दैट। तो ऐसे कई बार कुछ एक्ट के प्रियम्बल में लिखा होता है। In such case, the court may presume that it is not intended to alter the law. They may solve the doubts in the statute which with the aid of presumption. तो हम लोग को ये मानना चाहिए ऐसी स्थिति में कि जो ये नया एक्ट आया है ये पुराने लॉ को बदलने के लिए नहीं आया है, ये उसी को इकट्ठा करने के लिए आया है। तो पुराने लॉ की इंटरप्रिटेशन भी काम आती है नए लॉ के इंटरप्रिटेशन में। यूसेज, यूसेज मतलब होता है ट्रेडिशन। तो और पहले ओल्ड प्रैक्टिस या प्रीवियस जो एक्शंस होते हैं ना, प्रीवियस एक्शंस को भी यूसेज बोला जाता है। द प्रीवियस एक्ट्स डन अंडर द स्टैट्यूट आर कॉल्ड यूसेजेस। यूसेज इज समटाइम्स टेकन इनटू कंसिडरेशन टू कॉन्स्टिट्यूट द एक्ट। उसके बाद हाउ द लैंग्वेज हैज बीन इंटरप्रेटेड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय द पब्लिक, इसी को यूसेज बोलते हैं, मे डिटरमाइन द ट्रू मीनिंग। तो यूसेज का मतलब होता है कि प्रीवियसली उस एक्ट में कैसे इंटरप्रिटेशन किया गया था और ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम पब्लिक उसको कैसे समझती है, इसको भी ध्यान देना चाहिए किसी भी लॉ की ट्रू मीनिंग को जानने के लिए। इसको बोलते हैं यूसेज। और कोर्ट नॉर्मली उसी को अडॉप्ट करती है, कोर्ट उसको चेंज करने की जरूरत महसूस नहीं करती जब तक कोई बहुत ठोस रीजन ना हो। द कोर्ट डू नॉट चेंज द यूसेज अनलेस देर इज एक्सप्रेस रीजन टू डू सो। नेक्स्ट, अर्लियर और ओल्ड एक्ट, ये रीड ऑनली टाइप का टॉपिक है दोस्तों, फिर भी पढ़ा दे रहा हूँ मैं आपको 5 मिनट में। कंस्ट्रक्शन ऑफ टू एक्ट्स, इफ टू एक्ट्स आर टू बी रेड टुगेदर देन एवरी पार्ट ऑफ ईच एक्ट हैज टू बी कंस्टिट्यूट एज इफ इट इज कंटेन्ड इन द वन कंपोजिट एक्ट। बस इतना पढ़ लेते हैं। कभी कभी कोई भी लॉ को पढ़ने के लिए दो एक्ट को पढ़ना पड़ता है, दो अलग अलग एक्ट को पढ़ने से किसी मैटर का सॉल्यूशन समझ में आता है। तो अगर दो एक्ट को पढ़ना पड़ता है ना किसी मैटर को सॉल्व करने के लिए, तो ये मानना चाहिए कि दोनों एक्ट का हर प्रोविजन एक कंपोजिट एक्ट में, दोनों एक्ट का हर प्रोविजन एक कंपोजिट एक्ट में। सपोज आपको जीएसटी के मैटर में सेंट्रल जीएसटी भी पढ़ना पड़ रहा है और स्टेट जीएसटी भी पढ़ना पड़ रहा है। जब दोनों को सही तरीके से पढ़ेंगे तब आप सही कंक्लूजन में आएंगे। तो आपको ना ऐसा मानना चाहिए कि वो दो एक्ट है ही नहीं, वो एक कंपोजिट एक्ट है और हर प्रोविजन को आपको ये मानना चाहिए कि वो दोनों एक्ट में प्रोवाइडेड है, इट्स अ सिंगल कंपोजिट लॉ। तो ये वर्ड आपको याद रखना है कि जब दो एक्ट्स को रीड टुगेदर करना होता है तो हर प्रोविजन को ऐसे मानना चाहिए कि वो कंपोजिट एक्ट का हिस्सा है, एक एक अकेले एक्ट का हिस्सा नहीं है। इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ पार्ट ऑफ एन एक्ट इनटू अनदर एक्ट, इसका मतलब कभी कभी किसी एक्ट के एक पार्ट को किसी दूसरे एक्ट में डाला जाता है, तो क्या करेंगे? where single section of one act is incorporated into another act, then it must be read in the sense which it bore in the original act। बस, तो अगर किसी एक्ट नंबर 1 के कुछ सेक्शन को उठाकर दूसरे एक्ट में डाला जाता है तो उस सेक्शन का सही इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए हमको पुराने एक्ट में जो उसका इंटरप्रिटेशन होता है वही इंटरप्रिटेशन करना है। सेक्शन का इंटरप्रिटेशन चेंज नहीं होगा, जहां से वो आया है उधर उसका जो इंटरप्रिटेशन था वही इंटरप्रिटेशन नए वाले में भी रहेगा। ये इस लाइन का मतलब है। थर्ड में आते हैं कंसोलिडेटिंग एक्ट्स। ये अपन प्रीवियस पेज में ही पढ़ लिए कि जब कोई एक्ट कंसोलिडेट करने के लिए बनाया जाता है तो कोर्ट प्रिज्यूम कर सकती है कि वो पुराने लॉ को अल्टर नहीं करना चाहती है, उसी को कंसोलिडेट करना चाहती है। जो उस पुराने एक्ट को पास्ट में इंटरप्रिटेशन अडॉप्ट की गई थी वही इंटरप्रिटेशन कंसोलिडेटिंग एक्ट में भी लागू होगी। द इंटरप्रिटेशन दैट द ओल्ड एक्ट हैज रिसीव्ड इन द पास्ट shall continue to apply to the new act। इसके बाद अर्लियर एक्ट एक्सप्लेन्ड बाय लेटर एक्ट, यानी कई बार क्या होता है कि पुराने किसी एक्ट को प्रोविजन को कोई नया एक्ट समझाता है, तब कैसे करेंगे? तो व्हेन एन ओल्ड एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यू एक्ट देन द लेटर एक्ट मे बी यूज्ड टू इंटरप्रेट द अर्लियर एक्ट only if the both acts are on same lines and are part of
अर्लियर एक्ट एंड द पार्ट ऑफ अर्लियर एक्ट इज एम्बिगुअस। तो अगर कोई एक्ट को रिपील करके नया लॉ बनाया गया है, जैसे फेरा को रिप्लेस करके फेमा बनाया गया है, तो हमको और जो लेटर वाला एक्ट है फेमा, उसको यूज करना चाहिए फेरा को इंटरप्रेट करने के लिए, प्रोवाइडेड वो दोनों लॉ एक ही मैटर के ऊपर हैं और जो पुराना लॉ है उसकी लैंग्वेज एम्बिगुअस है। फिर रेफरेंस टू रिपील्ड एक्ट, जो एक्ट रिपील हो गए हैं क्या उसको भी रिफर किया जा सकता है। वेयर अ पार्ट ऑफ द एक्ट हैज बीन रिपील्ड देन इट लूजेस इट्स ऑपरेटिव फोर्स। अगर किसी एक्ट का पार्ट कैंसर रिपील हुआ है तो वो अब लागू नहीं रहेगा, बट द रिपील्ड पार्ट में स्टिल बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर कंस्ट्रूइंग द अनरिपील्ड पार्ट। बट जो जो पार्ट उस एक्ट का रिपील नहीं हुआ है वो अभी भी वैलिड है, ऑपरेटिंग है, तो उसको इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग रिपील्ड पार्ट को यूज कर सकते हैं। आते हैं लास्ट, सेकंड लास्ट, डिक्शनरी डेफिनेशन, यानी क्या हम लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए डिक्शनरी यूज कर सकते हैं। वी हैव टू रिफर टू द एक्ट टू फाइंड आउट इफ एनी पर्टिकुलर वर्ड इज डिफाइंड इन इट। पहले तो हम लोग एक्ट में ही देखते हैं वर्ड की क्या डेफिनेशन है। वेयर वी फाइंड दैट वर्ड इज नॉट डिफाइंड इन द एक्ट इटसेल्फ, then we may refer to dictionary to find out the general sense in which that word is used। यहाँ पे थोड़ा सा पेच है, अगर वर्ड डिफाइन नहीं होगा ना एक्ट में, तो हम लोग पहले जनरल क्लॉज एक्ट देखते हैं बेटा। जनरल क्लॉज एक्ट में भी डिफाइन नहीं होता है ना वो वर्ड, तब जाके हम लोग को डिक्शनरी डेफिनेशन को अडॉप्ट करना होता है। बस ये जनरल, बाकी सब पॉइंट को क्रॉस कर सकते हैं। अब आता है क्या फॉरेन डिसीजंस को यूज कर सकते हैं क्या। एक काटने से बजाय मैं एक सिंपल बात बता देता हूँ। कल को डिक्शनरी में एक ही वर्ड की कई मीनिंग हो सकती है, क्योंकि जनरल इंग्लिश में कई वर्ड्स के कई मतलब होते हैं, जैसे इंटरेस्ट के कई मतलब है, प्लांट के कई मतलब है, से कई वर्ड्स हैं। तो इंस्ट्रूमेंट के कई वर्ड मीनिंग होते हैं, तो हमको वो वाला मीनिंग अडॉप्ट करना चाहिए डिक्शनरी का भी, जो हमारे कंटेक्स्ट को सूट करे या हमारे कंटेक्स्ट के साथ मैच करे। इन सिलेक्टिंग वन आउट ऑफ द सेवरल मीनिंग ऑफ द वर्ड, वी मस्ट ऑलवेज टेक इन टू अकाउंट द कंटेक्स्ट इन विच द वर्ड इज यूज्ड। बस बाकी काफी है। अब आते हैं बेटा फॉरेन डिसीजन को यूज कर सकते हैं कि नहीं, ये पास्ट एग्जाम में आया है। फॉरेन डिसीजंस ऑफ कंट्रीज फॉलोइंग द सेम सिस्टम ऑफ जुरिस्प्रूडेंस एज अवर्स कैन बी यूज टू कंस्ट्रू अवर ओन एक्ट्स। यानी हमको उन देशों के फॉरेन डिसीजंस को यूज करना चाहिए इंटरप्रिटेशन के लिए जिन देशों का जुरिस्प्रूडेंस यानी लीगल सिस्टम हमारे देश के जैसा है। और आप तो जानते ही हैं कि हमारे देश का लीगल सिस्टम इंग्लैंड से मिलता जुलता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादातर लॉ इंग्लिश पीपल ने बनाए हैं। तो उन देशों का हम लोग फॉरेन डिसीजंस को यूज़ कर सकते हैं। प्राइम इंपॉर्टेंस इज ऑलवेज टू बी गिवन टू द लैंग्वेज ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट। पहले हमको फिर भी इंडियन इंस्टीट्यूट, हमारे इंडियन लॉ की लैंग्वेज को ध्यान देना चाहिए। अगर वो एम्बिगुअस होगी तब जाके हमको फॉरेन डिसीजंस की हेल्प लेनी पड़ेगी। Where the guidance can be obtained from Indian decisions, then reference to foreign decisions में become unnecessary। ये MCQ के लिए है। अगर हम लोग को इंडिया के प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं, इंडिया के कोर्ट के प्रेसिडेंट्स अवेलेबल हैं, तो हमको फॉरेन डिसीजंस को नहीं देखना चाहिए। वो भी अवेलेबल नहीं है तब जाके फॉरेन डिसीजंस को देखना चाहिए। अब आते हैं दोस्तों एक लास्ट टॉपिक में कि डीड्स को कैसे इंटरप्रेट करते हैं, पार्टनरशिप डीड को, लीज अग्रीमेंट को, एमओए को, डीड्स और डॉक्यूमेंट्स को, ट्रांसफर डीड को, गिफ्ट डीड को कैसे इंटरप्रेट करते हैं। स्टैट्यूट की बात नहीं चल रही है। द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी borne इज माइंड इज दैट द फर्स्ट point that has to be borne in mind is that what a reasonable man would understand by the words used in the deed। तो पहला रूल ये है कि डीड की कोई कभी भी ना टेक्निकल इंटरप्रिटेशन नहीं होती है। एक आम आदमी उस डीड को पढ़ के क्या समझता है, वही वही मीनिंग अडॉप्ट की जाती है। कोर्ट बोलती है आम आदमी को जो ऐसा समझ में आएगा हम भी वैसे ही समझेंगे। सेकेंड, द टर्म्स ऑफ वन डीड, it is to construe the terms of one deed by reference to the terms of another। एक सेकेंड, मैं इसमें काम की बात अंडरलाइन करता हूं। एक रूल है छोटा सा कि रूल ये है कि द सेम वर्ड कैन नॉट हैव टू डिफरेंट मीनिंग्स इन द सेम डॉक्यूमेंट। एक वर्ड का एक डीड में एक ही मीनिंग होगा। वो वर्ड अगर बार बार अपीयर हो रहा है तो उसका एक ही मीनिंग फॉलो होगा। वर्ड के दो मीनिंग नहीं हो सकते।
द गोल्डन रूल इज टू एसर्टेन द इंटेंशन ऑफ पार्टीज टू द इंस्ट्रूमेंट। जो भी डीड बन रही है उसमें पार्टीज का इंटेंशन क्या है ये जानना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए हमको पूरा डॉक्यूमेंट को एज अ होल पढ़ लेना चाहिए, तभी इंटेंशन क्लियर होता है। इट मे हैपन दैट द सेम वर्ड अंडरस्टूड इन वन सेंस विल गिव इफेक्ट टू ऑल द क्लॉजेस in the deed, while taken in another sense might render one or more clauses ineffective। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई वर्ड है उसके दो मतलब निकल रहे हैं, अगर हम एक मतलब निकालेंगे ना तो सभी क्लॉजेस में वो मतलब सूट कर रहा है और उसमें सभी क्लॉजेस एक प्रकार से सेटिस्फाई हो रहे हैं। और अगर हम दूसरा मीनिंग निकालेंगे ना तो उसमें कुछ क्लॉजेस में वो वर्ड सूट कर रहा है, उसको इफेक्ट दे रहा है कुछ क्लॉजेस को, बट दूसरे क्लॉजेस को इफेक्ट नहीं दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमको वो वाला मीनिंग अडॉप्ट करना चाहिए जिससे सभी क्लॉजेस को इफेक्ट मिल जाए। इन सच केस द वर्ड शुड बी अंडरस्टूड इन द फॉर्मर सेंस एंड नॉट इन द लेटर सेंस। मतलब जिससे सभी क्लॉजेस को इफेक्ट आए वो वाला मीनिंग असाइन करना चाहिए, ना कि दूसरा वाला। इट मे हैपन दैट देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू और मोर क्लॉजेस ऑफ द सेम डॉक्यूमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट पढ़ रहे हैं, उसके क्लॉज नंबर 2 में जो मीनिंग निकल रही है क्लॉज नंबर 12 में कुछ और मतलब निकल रहा है। Effort must be made to resolve the conflict by interpreting the clauses so that all are given effect to। इसमें हमको हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन करने की कोशिश जरूर करनी चाहिए कि ऐसा मीनिंग निकाले जिससे 2 भी सेटिस्फाई हो जाए और 12 भी सेटिस्फाई हो जाए। बट अगर वो पॉसिबल नहीं हुआ ना तो जो अर्लियर क्लॉज था, अर्लियर, वो प्रिवेल करेगा, विच इज अनलाइक स्टैट्यूट। स्टैट्यूट में ऐसा होता है जो लेटर लॉ बने होते हैं उसको प्रिवेल करवाते हैं, जो लेटर डिसीजन है उसको प्रिवेल करवाते हैं, बट डॉक्यूमेंट में जो पहले लिखा होता है वो प्रिवेल करता है। सिमिलरली इफ वन पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर पार्ट एंड बोथ पार्ट शुड बी रेड हार्मोनियसली, वही बात लिखी हुई है, तो आखिरी वाले पॉइंट को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आखिरी वाला पॉइंट ऊपर वाले जैसा ही है। तो दिस इज इंटरप्रिटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट माय डियर फ्रेंड्स। अब शुरुआत में बहुत छोटे छोटे 2-3 क्वेश्चन हैं वो दिखा देता हूँ आपको बेटा। एक क्वेश्चन है कि इंटरप्रिटेशन और कंस्ट्रक्शन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है कि हम कोई भी वर्ड का ट्रू सेंस बस फाइंड आउट करें, उसका लीगल मीनिंग, लिटरल मीनिंग निकालें, वो इंटरप्रिटेशन होता है। और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि उस वर्ड का एक्चुअल मीनिंग क्या है, उसका कंक्लूजन क्या है, वो निकालना। जब कोर्ट किसी वर्ड, किसी लैंग्वेज का प्लेन मीनिंग अडॉप्ट कर लेती है तो उसको इंटरप्रिटेशन बोलते हैं। और अगर प्लेन मीनिंग क्लियर नहीं हो तो कोर्ट को डिसाइड करना पड़ता है एक मीनिंग, और जब कोर्ट मीनिंग निकालती है ना किसी वर्ड का तो उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। रिपीट, जब प्लेन मीनिंग क्लियर हो तो इंटरप्रिटेशन कहलाता है, पर जो उसका मीनिंग है वो अनक्लियर है और कोर्ट को मशक्कत करके एफर्ट लगा के खुद एक मीनिंग डिसाइड करनी पड़ती है तो उसको कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। जहां पे इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाता वहां पे कंस्ट्रक्शन करना शुरू करना पड़ता है। इसके पहले इंटरप्रिटेशन के दो टाइप के फॉर्म्स होते हैं, ऑथेंटिक और यूजुअल। सॉरी, दो क्लासिफिकेशन होते हैं, एक लीगल इंटरप्रिटेशन, एक डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन। लीगल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है जब कोई एक्चुअल रूल ऑफ लॉ हो जिससे जजेस भी बाउंड हो। और डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन तब होता है जब जज को खुद रियल और ट्रू मीनिंग निकालना पड़ता है लॉ। अब लीगल इंटरप्रिटेशन, फिर से बोल रहा हूं, लीगल इंटरप्रिटेशन का मतलब कोई क्लियर मीनिंग है वर्ड की और जज उसको एज इट इज फॉलो करे, जज अपना माइंड नहीं अप्लाई करे। और डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है इट्स लाइक कंस्ट्रक्शन, कि जज डिस्कवर करता है रियल मीनिंग लॉ की। क्लियर मीनिंग होती नहीं है, जज डिस्कवर करता है, तो उसको डॉक्ट्राइनल बोलते हैं। अब जो लीगल है वो ऑथेंटिक और यूजुअल में सब डिवाइडेड है, और जो डॉक्ट्राइनल इंटरप्रिटेशन है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ग्रामेटिकल और लॉजिकल। तो लीगल इंटरप्रिटेशन इज ऑथेंटिक व्हेन द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन इज डिराइव्ड फ्रॉम लेजिस्लेटर हिमसेल्फ, एंड इट इज कॉल्ड यूजुअल व्हेन इट कम्स फ्रॉम सम अदर सोर्स। तो अगर जो लीगल मीनिंग है उसको लॉ ने खुद ने डिफाइन किया हुआ है तो उसको लीगल में ऑथेंटिक बोलेंगे। और अगर
लॉ मेकर के अलावा किसी और ने डिफाइन किया है, जैसे कोर्ट वगैरह ने डिफाइन किया है किसी वर्ड को, तो उसको फिर यूजुअल बोल देंगे। डॉक्ट्राइनल किसको कहते हैं? डॉक्ट्राइनल कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, ग्रामेटिकल एंड लॉजिकल। Grammatical means when the court applies the ordinary rules of speech to find out the true meaning, and when the court goes beyond the words and tries to discover the intention of the statute, it is called logical interpretation. ये कम important topic है बेटा वैसे भी। तो यहाँ पे definitions खत्म होते हैं। एक last definition important वाली बताता हूँ, instrument की definition. Instrument means formal legal document which creates or confirms a right और रिकॉर्ड्स अ फैक्ट। एक मिनट, पहले इतनी डेफिनेशन एक अलग है। अ लीगल डॉक्यूमेंट विच क्रिएट्स और कंफर्म्स अ राइट, कोई अधिकार को कंफर्म या अधिकार को क्रिएट करने वाला डॉक्यूमेंट को इंस्ट्रूमेंट बोलेंगे, या फिर कोई डॉक्यूमेंट जिसमें हम कोई फैक्ट को रिकॉर्ड करते हैं, तो वो भी एक इंस्ट्रूमेंट है। इट इज फॉर्मल राइटिंग ऑफ एनी काइंड। इसके एग्जाम्पल है अग्रीमेंट, डीड, चार्टर, ये सब। बस इतना लिखना है आपको। डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जनरल क्लॉज एक्ट से ही उठाई जाएगी। बस यही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टडी मैट में, ये हमारे नोट्स में कवर नहीं हुई थी, इसको 5 मिनट्स में एक्सप्लेन करूंगा। अगर कोई डेफिनेशन या कोई प्रोविजन सब्जेक्ट टू वर्ड को यूज करता है तो इसका क्या मतलब होता है? कई बार कई सेक्शंस, कई प्रोविजंस लॉ में सब्जेक्ट टू से शुरू होते हैं। जैसे आप पढ़ रहे हो, मान लीजिए सेक्शन 95 या 92, उसमें लिखा होता है सब्जेक्ट टू सेक्शन 98 डैश 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 करके चालू होता है। तो जब सेक्शन 92 की शुरुआत सब्जेक्ट टू 98 से हो रही है, तो इसके मतलब क्या होते हैं? ध्यान से सुनिएगा, दो दो मतलब होते हैं। इसका यह मतलब होता है कि सेक्शन 92 में जो बात लिखी जा रही है उसी बारे में सेक्शन 98 में भी लिखा हो, और अगर 92 और 98 में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो 98 प्रिवेल करेगा। बस सब्जेक्ट टू के बाद जो सेक्शन लिखा होता है ना, वो विनर होता है, और सब्जेक्ट टू के पहले जो सेक्शन लिखा होता है, जिस सेक्शन में सब्जेक्ट टू लिखा होता है, वो सेक्शन लूजर होता है। याद रखिए, जिस सेक्शन में सब्जेक्ट टू लिखा है, जैसे इस एग्जांपल में सेक्शन 92 पढ़ने के समय लिखा था सब्जेक्ट टू सेक्शन 98, तो सब्जेक्ट टू सेक्शन 98 मतलब सब्जेक्ट टू के बाद तो 98 वर्ड लिखा है, तो 98 विनर होगा। और ये पूरी लैंग्वेज कहाँ लिखी हुई है? सेक्शन 92 में। इसका मतलब वो इंफीरियर सेक्शन है, वो हार जाएगा बेटा। तो ध्यान से जो अंडरलाइन कर रहा हूं उसको पढ़िए। When the words subject to, when used in a provision, is that the impact of the word subject to is that when the same subject matter is covered by that section as well as by another provision. I repeat, यहां से अंडरलाइन कर सकते हैं आप। When the same subject matter is covered by that provision and by another provision, and there is a conflict between them, then the latter will prevail over the former. बस एग्जाम में इतना भी लिख देंगे तो चलेगा। इसमें ये वर्ड इंग्लिश में एमसीक्यू में आ सकता है। द thus a clause that uses the word subject to is subservient to another. subservient का मतलब समझ जाओ आप, जूनियर टू अनदर। जो सेक्शन सब्जेक्ट टू से शुरू हो रहा है ना, वो सेक्शन जूनियर है, और वो सब्जेक्ट टू विच एवर प्रोविजन है ना, वो प्रोविजन सुपीरियर है, सीनियर है। जैसे एक एग्जांपल, सेक्शन 13 सबसेक्शन 2 में लिखा है एनी चेंज इन द नेम ऑफ द कंपनी शैल बी सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 एंड 3। तो इसका ये मतलब है कि 13(2) खुद जूनियर है, और वो सेक्शन 4 सबसेक्शन 2 और 3 सीनियर है, और प्रिवेल 4 सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 करेंगे। This implies that any change in the name has to be in accordance with 4(2) and 4(3).
अब आते हैं मोर इम्पोर्टेंट, ये पेपर में आ चुका है नवंबर 23 के, कि नॉट विथ स्टैंडिंग से कई डेफिनेशन शुरू होती है। तो ये सब्जेक्ट टू का जस्ट अपोजिट है। जो डेफिनेशन नॉट विथ स्टैंडिंग से शुरू हो रही है मतलब वो डोमिनेटिंग डेफिनेशन है। वो डेफिनेशन या वो प्रोविजन दूसरे सेक्शंस के साथ जब कंपैरिजन होगा तो वो प्रिवेल करेंगे। आई शुड रीड इट लाइक दिस। अगर कोई सेक्शन नॉट विथ स्टैंडिंग से शुरू हो रहा है तो इसका मतलब है कि उस सेक्शन में जो बात लिखी होगी वो सुपीरियर मानी जाएगी। अगर वही मैटर किसी दूसरे प्रोविजन में लिखे हुए होंगे तो वो दूसरे प्रोविजंस जूनियर हो जाएंगे, क्योंकि जिस सेक्शन में नॉट विथ स्टैंडिंग के साथ शुरुआत होती है वो सेक्शन सीनियर माना जाता है। देखिए क्या लिखा है। अ क्लॉज विच बिगिंस विद द वर्ड्स नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन is called non-obstant clause. It has the effect of making other provisions. It has the effect of making the provision prevail over others. ये लाइन लिखने से जो प्रोविजन है वो दूसरों से भारी हो जाता है, वो दूसरों के ऊपर प्रिवेल करता है। बस। अब जो ये नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज है यानी नॉट विथ स्टैंडिंग, ये चार टाइप का हो सकता है बेटा। एक लैंग्वेज होती है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन और सबसेक्शन ऑफ दैट स्टैट्यूट। इसका हिंदी में मतलब होता है कि ये क्लॉज ओवरराइड करेगा दूसरे सेक्शंस को और सब सेक्शंस को सेम एक्ट के। जैसे मान लीजिए कि कंपनीज एक्ट का सेक्शन 92 शुरू हो रहा है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर सेक्शन और सब सेक्शन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो इसका ये मतलब है कि ये सेक्शन 92 कंपनीज एक्ट का सबसे महान सेक्शन है। इसकी लड़ाई अभी कंपनीज एक्ट के दूसरे सेक्शन से अगर कराएंगे तो ये जीत जाएगा, इसका मतलब होता है। बस इफेक्ट तक पढ़िएगा बेटा। दूसरा होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन अ स्टैट्यूट। इसका मतलब है कि ये क्लॉज प्रिवेल करेगा पूरे इनेक्टमेंट को, चाहे एक्ट हो, चाहे रूल्स हो, चाहे बायलॉज हो, सबको प्रिवेल करेगा ये। तीसरा टाइप का होता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन स्पेसिफिक सेक्शन और सबसेक्शन और ऑल और प्रोविजंस कंटेन्ड इन अनदर स्टैट्यूट। इसका मतलब है कि इस सेक्शन में जो बात लिखी होगी वो प्रिवेल करेगी दूसरे इनेक्टमेंट पे, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस सेक्शन और अदर और ऑल द प्रोविजंस कंटेन्ड इन अनदर स्टैट्यूट। तो ये वाला सेक्शन दूसरे एक्ट से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनके मुकाबले ये प्रिवेल करेगा। दिस क्लॉज विल प्रिवेल ओवर अदर इनेक्टमेंट्स। और लास्ट में कई बार लिखा होता है सबसे एग्रेसिव, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इसका मतलब है कि स्टैट्यूट तो भूल जाइए कोई भी, ये क्लॉज प्रिवेल करेगा पूरे के पूरे लॉस के ऊपर, पूरे के पूरे लॉस, हर चीज, एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, एवरीथिंग एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन। ऑफ कोर्स कॉन्स्टिट्यूशन इज द मदर ऑफ ऑल लॉस। तो ये होता है नॉट विथ स्टैंडिंग क्लॉज। तो नॉट विथ स्टैंडिंग और सब्जेक्ट टू आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक और लास्ट टाइप की वर्ड यूज होती है विदाउट प्रिजुडिस टू। जब कोई प्रोविजन में विदाउट प्रिजुडिस वर्ड लिखा होता है ना, तो विदाउट प्रिजुडिस के बाद कोई दूसरे प्रोविजन का जिक्र होता है। इसका यह मतलब है कि ना हम दूसरे से ऊपर है ना हम दूसरे से इंफीरियर है, हम दूसरे के साथ हैं। तो की तीन वर्ड्स याद रखना है आपको। सब्जेक्ट टू वर्ड का मतलब है कि अदर एक्ट प्रिवेल करेगा, अदर एक्ट प्रिवेल करेगा। और नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है, नॉट विथ स्टैंडिंग का मतलब है कि हमारा एक्ट प्रिवेल करेगा। और नॉट, ये विदाउट प्रिजुडिस जो वर्ड है इसका मतलब होता है कि हमारा एक्ट भी प्रिवेल करेगा, दूसरा एक्ट भी प्रिवेल करेगा। मतलब हमारे एक्ट में जो बात लिखी हुई है वो एक एडिशनल बात है, दूसरे एक्ट में जो बात लिखी हुई है वो भी इंपॉर्टेंट है, हमारी बात भी इंपॉर्टेंट है। ये विदाउट प्रिजुडिस का मतलब होता है, इन एडिशन। तो ये वर्ड मार्क करेंगे, द पर्टिकुलर प्रोविजन शैल ऑपरेट इन एडिशन टू अदर प्रोविजन। अगर
विदाउट प्रिजुडिस टू वर्ड यूज होता है। दैट्स इट।